Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos News Analysis. Today is 2nd September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Duos News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी साइमल्टेनियस पोल्स टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. अब आप सभी को पता है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कि जब से स्पेशल सेशन की डिमांड की गई है, बात की है कि स्पेशल सेशन आपके होने वाले हैं, तब से यहाँ पर खबर आ रही है कि शायद वन नेशन वन इलेक्शन को क्या किया जाए, उसको लेकर आया जाए. अभी वन नेशन वन इलेक्शन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं और स्टेट असेंबली में भी आपके इलेक्शन होते हैं. मतलब कि आपका अगर सेंटर में देखें तो सेंटर में आपके अलग इलेक्शन होते हैं और आपकी स्टेट्स में यहाँ पर अलग इलेक्शन होते हैं जब जब उनका टेन्योर यहाँ पर कंप्लीट होता है उस बेसिस पर. क्योंकि जो टेन्योर होता है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का वो कितना होता है, आपका 5 ईयर्स का होता है. अब यहाँ पर ये डिमांड की जा रही है वन नेशन वन इलेक्शन. वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये होता है कि लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ होंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पता है 2014 में क्या हुआ था, आपका लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2019 में हुआ, उसके बाद अब 2024 मतलब 2024 में क्या होने वाला है, आपका लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है. हम इसी के चलते आप लोग ये भी सुनते आ रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में आपके 2023 इसी साल क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं. ठीक है, जैसे एमपी हो गया, आपका राजस्थान होगा, यहाँ पर आपके क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं. इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे कि लोकसभा के भी इलेक्शन और जो आपकी स्टेट असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्शन क्या होंगे, एक साथ होंगे. मतलब कि सेम डे या फिर सेम ईयर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि 2024 में आपके लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं तो उसी टाइम पर आपके लोकसभा के भी इलेक्शन होंगे और जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके भी इलेक्शन क्या होंगे, 2024 में होंगे. अभी कैसे हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक पैनल बना रही है जिससे वो क्या कर सके, जो लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन है उसको हम साइमल्टेनियसली करवा सके. आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो इस कमिटी को यहाँ पर हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी हैं उनकी मतलब कि ये उनके हेड होंगे और उस बेसिस पर यहाँ पे पैनल बनेगा जो कि स्टडी करेगा. अभी पैनल क्या स्टडी करेगा, ये क्वेश्चन आता है. पैनल ये स्टडी करेगा जैसे कि आप सभी को पता है कुछ स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन 2023 में होने वाले हैं, मतलब उनका जो टेन्योर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. कुछ स्टेट्स के यहाँ पे इलेक्शन शायद अभी हुए हों, लास्ट ईयर हुए हों, 2022 में हुए हैं, 2021 में हुए हों, तो उनका टेन्योर तो अभी तो प्री मैच्योर है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ है. मतलब 5 ईयर का टेन्योर होता है ना, तो हमें ये पता है कि वो अभी क्या हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है. तो इसके लिए यहाँ पे ये पूरा मतलब कि स्टडी की जाएगी कि कितने स्टेट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जो प्रीमेच्योरली उनको डिसॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे फर्दर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे. कितने जो स्टेट्स हैं जिनको यहाँ पर ओवर टाइम दिया जाएगा कि मतलब कि आप 6 मंथ्स का या फिर 1 ईयर का क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा और वेट कर लीजिए और एक साथ क्या करवाएंगे, हमारे लोकसभा और राज्यसभा मतलब कि स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है वो क्या होंगे, आपके एक साथ होंगे. ओके, आई होप आपको इतना क्लियर होगा. अब कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि क्या एक साथ यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो नहीं. जैसे कि ऐसा होगा कि मान लीजिए हम वोट करने गए है ना, तो आपके पास यहाँ पे 2 वोटिंग मशीन होंगी. आपकी जो ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो एक लोकसभा के लिए होगी और एक आपकी स्टेट असेंबलीज के लिए होगी. तो इस तरीके से क्या होगा, आपका यहाँ पे इलेक्शन होगा. ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड पर यह आता होगा क्या इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है, तो ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. जब से आपको इंडिपेंडेंस मिली है, आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस के बाद पूरे आपका जो लोकसभा का इलेक्शन था और जितने भी स्टेट असेंबलीज थी उनका इलेक्शन एक साथ हुआ था. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि किसी स्टेट में यहाँ पर पहले लोग जो उनकी असेंबली थी वो जल्दी डिसॉल्व हो गई है ना, कुछ यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती कभी कभार गिर जाती है तो फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ते हैं. तो इसके चलते फिर क्या होने लगा, ये मिसमैच होने लगा. अब यहाँ पे फिर से डिमांड की जा रही है कि इंडिया में हम क्या लेकर आएंगे, वन इलेक्शन वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन वाला ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फिर से लेकर आया जाएगा. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा.
इससे हमें फायदा क्या होगा? अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आते हैं तो इसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला बेनिफिट ये होगा कि जैसे कि क्या होता है, हम हर साल कहीं ना कहीं अपने ये इलेक्शन वाली जो प्रोसेस होती है ना, इसमें फंसे होते हैं। तो अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो जो हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट होगा इलेक्शन का, वो यहाँ पर इनकैलकुलेट हो जाएगा। एक साथ ही क्या होगा, आपका इलेक्शन होगा, एक साथ यहाँ पे जितने भी आपको रेलिंग वगैरह करनी है, जो भी आपका एड और एडवर्टाइजमेंट करना है, वो सारा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो पॉलिसी पैरालिसिस होती है, कई बार क्या होता है कि अगर आपकी लोकसभा और आपकी जो स्टेट असेंबलीज हैं, इनके बीच में क्या होता है, थोड़े हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जो पॉलिसीज होती हैं वो उसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसकी बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लॉसेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेजेस इसमें ये कहा गया है कि ये क्या कर रहा है, हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है ना, हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी कंट्री का जो फेडरल कैरेक्टर है, उसको थ्रेटन करेगा। कैसे थ्रेटन करेगा? क्योंकि आप क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है, अभी हुआ नहीं है, आप लोगों को ये याद रखना है, अभी ये चीज हुई नहीं है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जो फेडरल कैरेक्टर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो उसको थ्रेटन करेगा। कैसे थ्रेटन करेगा? जैसे कि हमने अभी बात करी कि कुछ स्टेट असेंबलीज को यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा और कुछ जो आपकी स्टेट असेंबलीज हैं उन्हें प्री मेच्योरली यहाँ पे डिसॉल्व किया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, हमारा जो फेडरल कैरेक्टर है उसे थ्रेटन कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि लार्ज नेशनल जो पार्टीज हैं उनको यहाँ पर क्या होगा, बेनिफिट्स होंगे। जो इकोनॉमिक स्केल पर आप देखे जाए तो जो हर 5 साल में यहाँ पर इनको मतलब कि बेनिफिट्स होते हैं वो होंगे, और रीजनल पार्टीज से क्या होगा, इनको डिसएडवांटेजेस होगा। ठीक है। और ये क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक है उसके अगेंस्ट में है। अगर यहाँ पर वन नेशन और वन इलेक्शन आता है तो इसमें हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजों में क्या करना होगा, आपको चेंज करना होगा, अमेंड करना होगा। अब फर्दर हम देखते हैं इस सेशन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ये आप गवर्नमेंट क्या करने वाली, एक पैनल बनाने वाली है जिससे वो क्या कर सके, जो हमारा लोकसभा है और स्टेट असेंबलीज है उनकी जो साइमल्टेनियस पोल्स है उसको कंडक्ट करवाने के लिए स्टडी कर सके। आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो वहां पर मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स। अब सब लोगों को यहाँ पर ये होमवर्क दिया गया था कि आप लोगों को जितने भी इंडिया में टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो कल किसी ने भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, तो मेक श्योर आप लोग आज इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को, चाहे आप गलत कर रहे हो चाहे सही, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में करना है। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स। हम टाइगर रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व्स है। एक ही मेलघाट टाइगर रिजर्व, सेकंड हमारा मुकुंद्र हिल टाइगर रिजर्व, थर्ड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड फोर्थ है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इसे हमें अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। अगर आप लोगों ने टाइगर रिजर्व्स के यहाँ पे मैप देखे होंगे तो बहुत ही इजीली से, मतलब इजीली आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ मतलब कि ये हमारा नॉर्थ हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर से आपका स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी तक, जो हम बोलते हैं ना कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो ये हमारा साउथ हुआ और ये हुआ हमारा क्या, नॉर्थ हुआ। ठीक है। तो हमें कैसे अरेंज करना है, ऐसे नॉर्थ से हमें साउथ की तरफ यहाँ पर जाना है। ठीक है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, 3 4 2 1, 3 2 4 1, 1 4 2 3, 4 3 1 2। तो पहले इसमें से कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पर कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा? आप मैप देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। बट इससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में करना है। नाउ देखिए, अब हम मैप देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए मैप दिख रहा है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सा टाइगर रिजर्व दिख रहा है? हमने हमारे ऑप्शन में पढ़ा था किसके बारे में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आपको ये टाइगर रिजर्व यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले ये दिखा, मतलब कि जो पीलीभीत वाला है कौन से नंबर पर, हमारा 3rd नंबर पर। तो 3rd नंबर हमारा पहले आ गया। उसके बाद आप देखेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो हमारे पास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर। तो ये हमारा 4 आ गया। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा मुकुंद्रा हिल्स। मुकुंद्रा हिल्स के पास ही क्या है आपका, मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व भी है। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका मुकुंद्रा, ये इसके बाद आ गया। तो ये हमारे कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर। तो 3 4 2 और लास्ट में ऑब्वियसली 1 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेलघाट
ये आपको यहाँ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ से 3, 4, 2, 1। तो ये इंडिया में टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। तो आप लोग एक बार घर पे जाके, जब भी आप ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं सबको एक बार आप इंडिया का मैप ड्रॉ करिए और उसके बाद वहां पर जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उन्हें यहाँ पर लोकेट करिए। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ पर होमवर्क है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका बेंजीन का पॉल्यूशन होता है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स मतलब कि रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या क्या रीजंस हैं जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, बेंजीन पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है बेंजीन पॉल्यूशन के, आप देखते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, जो आपकी लकड़ी होती है उसको जलाने से क्या आपका बेंजीन का पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट इसमें यूजिंग वॉर्निश वुडन फर्नीचर, आप यहाँ पर जो वुडन फर्नीचर होता है उसको वॉर्निश करने के लिए हम जो चीजें यूज करते हैं तो क्या उससे बेंजीन पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड बाय पॉलीयूरेथिन, तो इसमें हम यहाँ पर जो पॉलीयूरेथिन होता है उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका अगर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका बेंजीन का पोल्यूशन है। ये आपका यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है और कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू माइनिंग इन इंडिया। हमें किस रिस्पेक्ट में यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइनिंग इन इंडिया। पहला हमारे पास स्टेटमेंट क्या है और इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है और ये बताना है वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेइंग नॉन फेरस मिनरल्स आर एबडेंटली फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न प्लेटू मिनरल्स बेल्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमारे जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे व्हाट इज फेरस एंड व्हाट इज नॉन फेरस मिनरल्स। तो यहाँ पर जो आपके नॉन फेरस मिनरल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके नॉर्थ वेस्टर्न। जैसे कि आप मान लीजिए ये है हमारा इंडिया। ओके, हम ऐसे कंसिडर करें ये आपका इंडिया होता है, ऐसे आप मैप में ज़्यादा ड्राइंग में ज़्यादा ध्यान ना दें। तो नॉर्थ वेस्टर्न की बात की जाए तो ये आपका वेस्टर्न होता है, ये आपका नॉर्थ है। तो इस रीजन में कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलता है कि जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं उसका मतलब कि हमें अबेंडेंटली बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो ये वेस्टर्न पार्ट है और ये आपका यहाँ पर साउथ आ जाता है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, साउथ वेस्टर्न प्लेटू। आपका यहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न प्लेटू आता है वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मिनरल्स के बेल्ट देखने को मिलते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मैग्नीज इज फाउंड मेनली इन द धारवाड़ रॉक सिस्टम इन द कंट्री। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आपका मैग्नीज होता है वो कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ जो रॉक सिस्टम होता है कंट्री में, सिर्फ वहां पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताएंगे। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करने हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। तो मेक श्योर वीडियो को कल भी आप लोग जरूर देखें। चलिए मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज फर्स्ट सोलार ऑब्जर्वेटरी मिशन टू बी लॉन्च टुडे। अब आप सभी को पता है कि आज है ना, आज क्या है 2 सितंबर, तो 11:50 AM पर सैटरडे है, श्रीहरिकोटा से हमारा यहाँ पर PSLV के द्वारा पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा यहाँ पर जो हमारा आदित्य L1 है इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। ये इंडिया का फर्स्ट सोलार ऑब्जर्वेटरी मिशन है, ये आप लोगों को याद रखना है, जिसमें हम क्या करेंगे, सन की स्टडी करेंगे। कैसे स्टडी करेंगे इसमें सन की, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि सन से हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एनर्जी हमें मिल रही है। तो उस एनर्जी का मतलब कि उसकी पूरी स्टडी की जाएगी, उसमें जो फ्लेयर्स होती हैं, जो वो जितना भी यहाँ पर जो मास्क जो एनर्जी है वो इजेक्ट कर रहा है सन, तो क्या हम कोई ऐसा सिस्टम अर्थ में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी पूरी यहाँ पर स्टडी की जाएगी और ये आपका जो हम बात कर रहे हैं किसकी, L1 मिशन की, ठीक है, जो आदित्य L1 मिशन है। तो इसको जो हमारा लॉरेंज पॉइंट L1 है वहां पर क्या किया जाएगा, आपका रखा जाएगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, जो सन की पूरी स्टडी है उसको मतलब कर पाएंगे। तो आप देखेंगे आदित्य L1 मिशन पे लोड्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम और कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, फ्लेयर एक्टिविटीज, जो सन की फ्लेयर एक्टिविटीज होती हैं, प्री फ्लेयर और जो जितनी भी फ्लेयर एक्टिविटीज होती हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। जो डायनेमिक्स हैं स्पेस वेदर के उसको भी स्टडी यहाँ पर किया जाएगा और जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, फील्ड्स हैं, इन सारी चीजों की क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी। ओके,
इसमें यहाँ पर जो हमारी यूरोपियन एजेंसी है वो भी क्या कर रही है, आदित्य L1 मिशन का यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट कर रही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ पर हमें प्रोवाइड कर रही है क्या, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन सिस्टम की। तो डीप कम्युनिकेशन को हम क्या कर पाए, आदित्य L1 के साथ हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाए, है ना। इसलिए यहाँ पर वो 35 मीटर जो हमारा डीप स्पेस एंटीना है ओवर ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और अर्जेंटीना, तो इसका सपोर्ट हमारी जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसरो को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए क्या हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है। अब इस मिशन के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये आज लॉन्च होने वाला है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए आदित्य L1, आप सभी को पता है इसका नाम आदित्य क्यों रखा गया है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे आदित्य का यहाँ पर मतलब क्या होता है। तो आदित्य का मतलब अगर आप देखिए तो इसका मतलब होता है सन को हम आदित्य भी कहते हैं। L1 क्या है आपका, L1 यहाँ पे लैरेंज पॉइंट है। अब ये लैरेंज पॉइंट क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप देखेंगे ये जो यहाँ पर आप मैप देखिए, ओके, आप ये पिक्चर देखेंगे आपको क्लियर होगा। लैरेंज पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड और सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। मतलब कि उस पॉइंट पर क्या होता है, जो आपका एनर्जी आप कह सकते हैं फोर्स होता है, वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में होता है। कैसा होता है, इक्विलिब्रियम होता है, मतलब कि इक्वल होता है। ना तो यहाँ पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ना ही सन का फोर्स होगा। तो वहां पर अगर हम किसी भी स्पेस क्राफ्ट को रखते हैं तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं होती कि उसको हम मतलब कि उसको उस प्लेस पर बनाए रखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की क्या हो जरूरत पड़े। तो इस तरीके से आपके 5 लैरेंज पॉइंट होते हैं। आपको ये L1 दिख रहा होगा, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है और ये L5 है। तो हमारा जो ये मिशन है, जो स्पेस क्राफ्ट है, उसको कहाँ रखा जाएगा, आपका L1 पॉइंट पर रखा जा रहा है। इससे क्या होगा कि कोई भी एक्लिप्स जो आपके सन एक्लिप्स होते हैं डायरेक्टली हम क्या कर पाएंगे, सन के सामने रखेंगे तो उसकी हम सन की डायरेक्टली स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर कोई एक्लिप्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक्लिप्स के कारण क्या होता है, फिर हम सन की स्टडी यहाँ पर नहीं कर पाते। तो आप इस पिक्चर में आप देखेंगे आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट होगा आदित्य L1, ये आपका यहाँ पर इस लैरेंज पॉइंट पर रखा जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये कितना दूर है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये है 1.5 हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, इसकी जो मतलब की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ, यहाँ पर ये दूरी में है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ही ली है कि सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी स्टडी करेगा। ठीक है, द कोरोना एंड द क्रोमोस्फीयर की स्टडी करेगा। ये जो कोरोनल मास इंजेक्शन है उसके लिए ये डाटा यहाँ पे कलेक्ट करेगा। इट विल स्टडी द ओरिजिन ऑफ सोलार स्टॉर्म्स। यहाँ पर जो सोलार स्टॉर्म्स है उसका जो ओरिजिन होता है वो कैसे होता है, उसका जो पाथ है ना, सन से अर्थ तक का, यहाँ पर जो इंटरप्लेनेटरी स्पेस है, उन सारी चीज़ों की क्या की जाएगी, स्टडी की जाएगी। पूरा जो वेदर पैटर्न है, प्रोडक्शन है, स्पेस वेदर प्रोडक्शन की, उसकी इन्फॉर्मेशन को भी क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर फोकस किया जाएगा। तो इसलिए ये जो हमारा मिशन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये जो इसरो आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन, ये आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए एडिटोरियल सेक्शन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो पहला आर्टिकल है ये चाइना से रिलेटेड है, वहाँ की जो इकोनॉमिक है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और इसके कुछ रिपल्स इफेक्ट की बात की गई है। सो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर द अनइवन रिबाउंड। हमने कल ही इस आर्टिकल को डिस्कस किया था। इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली है। कितना, 7.8% ही क्या किया है, इसने ग्रोथ की है। कितना, 7.8%। अब ये कहा जा रहा है, देखिए किसी भी कंट्री में अगर ग्रोथ होती है तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होना कंफर्म है। अगर कंट्री में क्या हो रही है, आपकी जीडीपी में यहाँ पर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी होगा। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब क्या, आप लोगों के हाथ में पैसा है, आप लोग चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, और जब किसी भी चीज़ों की यहाँ पे डिमांड होती है तो क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है। तो कई बार ये कहा जाता है कि ग्रोथ हो रही है, जीडीपी में ग्रोथ हो रही है तो उसका इन्फ्लेशन होगा। और आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम पर यहाँ पर आपका जो मानसून पैटर्न जो चेंज हो रहा है अल-नीनो के कारण और इन्फ्लेशन के कारण, ये क्या कर सकता है, अभी तो हमारी ग्रोथ हुई है जीडीपी में, आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है, इसमें हमें थोड़ी सी ग्रोथ में हमें कमी दिखाई दे सकती है। इसका मेन फैक्टर क्या है, रीजन क्या है, इन्फ्लेशन और अल नीनो के कारण यहाँ पे मॉनसून पैटर्न चेंज हुआ है, जिससे जो हमारा फूड है
है ना, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में शायद हमें कुछ इसके इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में देखिए पूरा हमने कल डिस्कस किया था, इसमें सारी चीज़ें यही हैं कि इंडिया क्या है, अभी हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि जब भी इन्फ्लेशन होता है तो आप सभी को पता है यहाँ पर इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, कर्ब करने के लिए आपकी कौन आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आती है, जो कि जो वेरियस रेट्स होते हैं, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट्स, उनको यहाँ पर क्या करती है, जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको बढ़ाती है। अगर जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता है तो इससे क्या होता है, आप सभी को पता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, है ना, हम लोन लेना कम कर देते हैं, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें कमी दिखाई देती है। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ओवरऑल ये किस पर इम्पैक्ट डालेगा, आपकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालेगा। आप लोगों ने अभी देखा होगा इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को देखने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, बहुत सारी, जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो अनियंस है उसमें यहाँ पे 40% जो आपके हैं एक्सपोर्ट लगाया हुआ है ना, यहाँ पर हमने क्या देखा, ठीक उसमें यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। उसके बाद हमने ये देखा था कि राइस पर यहाँ पर क्या किया गया, बैन किया गया उसके एक्सपोर्ट पर। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। तो अब फर्दर हम देखते हैं कि इसका यहाँ पर क्या निकल कर आता है। तो इन्फ्लेशन मॉनसून पोज फ्रेश रिस्क इवन एज अ रेसिडुअल स्ट्रेस लिंगर इन द इकोनॉमी। हाँ, हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी हमारी इकोनॉमी में क्या देखने को मिल रहा है, 7.8% हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जो इन्फ्लेशन है और मॉनसून है ये एक तरीके का क्या कर रहे हैं, रिस्क हमारे लिए बना रहे हैं, जिससे क्या हमें देखने को मिल सकता है कि हमारी ग्रोथ में कमी हो सकती है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें इस्लामोफोबिया की बात की गई है, तो आप लोगों को इस आर्टिकल में इतना ज़्यादा इंडल्ज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 7 years on mission to clean the गंगा remains a work in progress। यहाँ पर 7 साल हो चुके हैं आपका नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर ये पता होगा 2014 में इस मिशन को क्या मतलब कि हम बात कर रहे हैं किसकी, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा की। तो इस मिशन में ये हमारा बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम था। इसमें 20,000 करोड़ रुपीस क्या किए गए हैं, आपके अनवील किए गए थे, जिससे हमें क्या करना था, हमारी जो रिवर गंगा है उसे क्लीन करना था। आप सभी को पता है कि रिवर गंगा यहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, तो उसे क्या करना है, हमें क्लीन करना है। अब इसकी बात की जा रही है, सिर्फ हम गंगा को, आप हमारी रिवर को आप सिर्फ रिलीजियस पर्पस जो आपका पर्सपेक्टिव है वहां से ना देखें। इसकी यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं, एग्रीकल्चर जो है आपका, टूरिज्म है, ये सारी चीज़ें क्या है आपके रिवर से यहाँ पर इंक्लूडेड है ना, आपसे कहीं ना कहीं अटैच है। हम देखिए पहला तो हमने देखा कि हाँ हमारा रिलीजियस जो पर्सपेक्टिव है उसके लिए हमारे लिए जो रिवर गंगा है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी हमारी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इस रिवर गंगा से यहाँ पर हमारी इंक्लूडेड है। आपका जो टूरिज्म है वो भी आपका इस रिवर से इंक्लूड है। आपका बहुत बड़ा एक एक्वाटिक इकोसिस्टम जिसकी हम बात करते हैं वो भी क्या है, इस सिस्टम से यहाँ पर क्या है आपका इंक्लूड है। ठीक है ना, जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए रिवर गंगा क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये प्रोग्राम आपका लॉन्च किया जाता है जिसमें हमारा ये टारगेट था कि हमें क्या करना है, हमारी जो रिवर गंगा है उसको साफ करना है, उसे क्लीन करना है। तो अभी भी क्या है, ये जो मिशन है हमारा 7 साल हो चुके हैं और अभी भी क्या है प्रोग्रेस में चल रहा है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि हमें क्या करना, सबसे पहले जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको आप क्या करेंगे, अभी तक जो हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जो सीवेज का पानी होता है आपका, ड्रेनेज का पानी होता है जिसको हम गटर कहते हैं, ये सारी चीजें, उसका जो वाटर होता है डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, आपका रिवर में जाता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा आप देखेंगे जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, तो उनसे क्या होता है, उनका जो वाटर होता है अनट्रीटेड जो वाटर होता है डायरेक्टली वो कहाँ भेज दिया जाता है, आपका रिवर में आपका डाल दिया जाता है। और वहाँ का जो हॉट वाटर होता है, कई बार जो इंडस्ट्रीज से गर्म पानी निकलता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, आपका रिवर में जाता है, जो क्या करता है वहाँ का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक लाइफ होती है ना। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत ही गर्म पानी आपके ऊपर डाल दिया, तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। इसी तरीके से ये जो पानी होता है, हॉट वाटर होता है, वो क्या करता है, जो एक्वाटिक लाइफ होता है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तीसरा हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जो एग्रीकल्चर हम पानी सिंचाई करते हैं तो उसका जो पानी होता है वो बहकर कहाँ जाता है, आपका जब रिवर में जाता है वो भी क्या करता है, आपकी रिवर को पॉल्यूट करता है। तो ये सारे पॉल्यूशन वाले फैक्टर्स हैं, मतलब कि रिवर कैसे यहाँ पे पॉल्यूट हो रही है। तो हम कभी कभी आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि एग्रीकल्चर वाला जो हम बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर से हम जो सिंचाई करते हैं उसका पानी कैसे पॉल्यूट करता है। तो आप सभी को पता है आज के टाइम पर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, आपका पानी उसमें मिल जाता है और फिर वो क्या होता है, आपका पानी बहकर कहाँ जाता है, रिवर में जाता है। तो वो क्या करता है, रिवर को यहाँ पर पॉल्यूट करता है। अब इसमें ये बात की जा रही है कि हम क्या करेंगे, हमने 5 स्टेट से क्या किया है, टोटल हमारा जो नमामि गंगे मिशन है, तो हमारे जो 5 स्टेट्स हैं इनसे यहाँ पर बात की है, उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको मेनली ज़्यादा फोकस किया जाएगा, प्रिमाइज किया जाएगा। कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो रिवर कोर्स के सामने मिली जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर उनके आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहाँ पर क्या इंप्लीमेंट किया जाएगा, आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे जो वाटर होगा, सीवेज का वाटर, उसको पहले ट्रीट किया जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, रिवर में आपका छोड़ा जाएगा। तो अभी हम सिर्फ आपका 2023 चल रहा है, 23 तक सिर्फ हम कितना 20% ही क्या कर पाए हैं, सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो पाया है। ये कहा जा रहा है कि 2026 तक हम यहाँ पर 60% क्या कर लेंगे, वाटर का ट्रीटमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इसमें एक बात और कही गई है कि अब हमें क्या होने लगा, दिखाई देने लगा है मोर डॉल्फिन्स। हमें रिवर में क्या होने लगा है, बहुत सारी डॉल्फिन्स अब दिखाई देने लगी हैं। इसका मतलब ये है कि जो वाटर है धीरे धीरे हमारा यहाँ पर क्लीन हो रहा है, वाटर की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्पीशीज होती हैं वो क्यों छोड़ती हैं अपना प्लेस, क्योंकि उनका जो हैबिटाट लॉस होता है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है, तो वो सेफ पॉल्यूशन उनको भी चाहिए ना, सेफ एनवायरमेंट उनको चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस प्लेस को छोड़ने लगती हैं। तो आप देखेंगे कॉन्स्पिशियस साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी अलोंग द गंगा वॉज द राइज इन डॉल्फिन पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या हो रही है, रिवर गंगा में पहले 2000 डॉल्फिन थी, अब उनकी पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो चुकी है, 4000 हो चुकी है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स हमारे लिए सामने निकल कर आ रहा। हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने टर्टल के बारे में डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, जो आपके कार्निवोरस टर्टल्स होते हैं उनको रिवर गंगा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वो कैसे हैं, आपके कार्निवोरस हैं, तो जितने भी यहाँ पे डेड डिकेइंग पार्टिकल्स होंगे, जितने भी मटेरियल्स होंगे, वो उसको क्या करेंगे, ईट कर लेंगे, उनको वो फूड बन जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा वो जो रिवर गंगा, हमारा जो नमामि गंगा मिशन प्रोग्राम है, इसमें हमारी गंगा को क्लीन करने में हमारी हेल्प करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो हम इस प्रोग्राम के बारे में और पॉइंट देख लेते हैं। ये नमामि गंगे प्रोग्राम, ये आपका कब आता है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसको जून 2014 में इसको हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसको लॉन्च किया था। पहला कि हमें क्या करना है, जो पॉल्यूशन है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है, और रिवर गंगा जो हमारी नेशनल रिवर गंगा है उसको बचाना है और उसे रेजुविनेट करना है। ठीक है, आप देखेंगे इट इज बीइंग ऑपरेटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर वाटर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसको किया गया है। ये आपका टोटल इसमें हमने 20,000 करोड़ रुपये सेंट्रली फंडेड आपकी नॉन लैप्सेबल कॉर्पस एंड कंसिस्ट ऑफ नियरली 288 प्रोजेक्ट इसके अंदर हैं, जिसमें हमें क्या करना है, हमारे रिवर को क्लीन करना है। कौन कौन से मेन पिलर्स हैं, पहला क्या है, हमें सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। मतलब आपका जो सीवेज का वाटर आता है उसको हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस मॉनिटरिंग, गंगा ग्राम। तो ये सारी चीजें क्या है आपका, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमारे टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, पिलर्स हैं, जिन पर मेनली फोकस किया जा रहा है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड मैरिजेस एंटाइटल्ड टू पेरेंट्स शेयर इन प्रॉपर्टी से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वॉइड जो आपकी मैरिजेस होती हैं, मतलब कि वॉइड शादी आपकी क्या होती है, कि ऐसी शादी है जैसे कि यहाँ पे जो कपल्स हैं उन्होंने क्या, पहले तो वो कपल्स थे, मान लीजिए उसी टाइम पर उनको क्या होता है, बेबी हो जाता है, उनका चाइल्ड हो जाता है, बट आफ्टर बच्चा हो जाता है, मान लीजिए कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाते हैं, डाइवोर्स ले लेते हैं। तो एक तरीके से इसको माना जाता है आपकी जो इनवैलिड मैरिज हो जाती है और जो वॉइड मैरिज हो जाती है, मैरिज होती है डिक्री के थ्रू, उनकी जो मैरिज होती है उसको हम इनवैलिड कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो जो बच्चा है, आपका जो बच्चा है, उसको यहाँ पर उनकी जो पेरेंट की प्रॉपर्टी उसमें शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके जो चिल्ड्रन है फ्रॉम वॉइड मैरिजेस इंटाइटल्ड टू पेरेंट शेयर, तो वो क्या है, इंटाइटल्ड है, हाँ उनको जो पेरेंट्स में मतलब उनको जो उनकी प्रॉपर्टी है उनके उसमें से क्या दिया जाएगा, इनहेरिटेंस होंगे, और वो उनको प्रॉपर्टी का शेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा। सो देखिए, न्यूज़ एंड आर्टिकल्स तो हमारे यहीं पर ख़त्म होते हैं, और अब हम बात करते हैं, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या था,
आप सभी यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन वॉज ओके ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, बेंजीन पॉल्यूशन की। तो बेंजीन पॉल्यूशन यहाँ पर कैसे होता है, इसके लिए कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो हमें बताना है। तो पहला क्या है आपका, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आपका जो टोबैको स्मोक होता है ना, जो हम स्मोकिंग करते हैं उसमें हमारा टैबेको होता है, तंबाकू जिसको हम कहते हैं, तो इसके स्मोक से भी आपका क्या होता है, बेंजीन का पोल्यूशन होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। थर्ड है हमारा वुड बर्निंग। जो हम वुड बर्निंग करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं, तो इससे भी क्या होता है, हमारा बेंजीन पोल्यूशन होता है। तो थर्ड वाला भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन की, तो अगर हम वुड एंड फर्नीचर को वार्निश करते हैं तो इससे आपका जो पोल्यूशन होता है नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ पॉलीयूरेथीन। तो पॉलीयूरेथीन की यूज़ करने से यहाँ पर हमारा बेंजीन पोल्यूशन नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। और यहाँ से हमारे पास निकलता है ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। ओके, आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बेंजीन क्या है, ये केमिकल होता है जो कि आपका कलरलेस होता है और ये लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है आपके रूम टेम्परेचर में। ये क्या होता है, आपका वाटर में स्लाइटली डिजोल्व होता है और वाटर में फ्लोट करता रहता है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होता है, फ्लेमेबल होता है, मतलब इसमें आग लग सकती है बहुत ही ज़्यादा। ये कैसे फॉर्म होता है, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये फॉर्म होता है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, जो हमारे क्रूड ऑयल्स होते हैं और जितने भी आपके ऑयल रिफाइनरी प्रोसेसेस होती हैं, है ना, प्रोडक्ट्स होते हैं ऑयल रिफाइनरी वाले, उनमें ये पाया जाता है। मतलब कि देखिए, ये जो बेंजीन है आपका क्रूड ऑयल में पाया जाता है। अब क्रूड ऑयल्स के जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, आपका बेंजीन पाया जाता है। तो इसमें क्या है, आप सबकी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि बेंजीन हमें कहाँ से मिलता है। ओके, इसके यूज क्या होते हैं बेंजीन के, आप ये भी देख लीजिए। इट इज यूज्ड in a very large quantity to make other chemicals that are used to make plastics, resins, nylon and synthetic fibers। इसका यूज किया जाता है, जैसे हम प्लास्टिक्स को बनाते हैं, रेजिन्स बनाते हैं, नायलॉन्स बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर बेंजीन का यूज किया जाता है। यहाँ पर हम टायर्स बनाते हैं, जो रबर्स बनाते हैं, लुब्रिकेंट्स, डाइज, डिटर्जेंट्स, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स में भी क्या होता है आपका जो आपके ग्लूज होते हैं, पेंट्स होते हैं, फर्नीचर वैक्स होती है, उनमें क्या किया जाता है, बेंजीन को यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये बेंजीन के आपके क्या क्या हो गए, यूजेस हो गए। ओके, सो आई होप आपको बेंजीन क्या है ये यहाँ पर पूरा क्लियर होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड यहाँ पर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।